नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब तो ठंडक का मौसम आ गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो हम लगातार अपनी क्लासेस लेकर के सामाजिक अध्ययन की आ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग सामाजिक अध्ययन में बीटीसी प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में 10वां लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर को देख लिया है। दोस्तों, इसके पहले जो 9वां क्लास हम लोग देखे थे उसमें हम लोग देखे थे 16 महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपद का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और उन 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक ताकतवर महाजनपद मगध था और मगध राज्य का उत्कर्ष होता है और उस मगध पर एक एक करके कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहला जो राजवंश शासन करता है उसका नाम है बृहद्रथ वंश। दूसरा जो राजवंश शासन करता है उसका नाम है हर्यक वंश। तीसरा जो राजवंश शासन किया था उसका नाम है शिशुनाग वंश और चौथा राजवंश जो शासन करता है उसका नाम है नंद वंश और 5वां राजवंश जो शासन करता है उसका नाम है मौर्य वंश। लेकिन दोस्तों, मगध पर जो एक कुल 5 राजवंश शासन किए हैं, इसमें से 4 राजवंश आपके प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में है और जो मौर्य वंश है 5वां और अंतिम राजवंश वो आपके सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 राजवंशों को देखा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नंद वंश का शासन चल रहा था उसी समय खैबर दर्रे से होकर के सिकंदर भारत में हिंदकुश पर्वत के रास्ते से प्रवेश करता है। तो आज की क्लास में हम लोग सिकंदर महान के बारे में देखेंगे दोस्तों, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण और उसका प्रभाव आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्या सिकंदर सच में पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर पाया था या नहीं कर पाया था, और सिकंदर अपना अभियान कहां से शुरू करता है और सिकंदर अपना अभियान कहां पे समाप्त करता है। एक एक करके हम लोग मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सिकंदर का आक्रमण। हम सभी को पता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन अगर उसने आक्रमण किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, यह भी हमको जानना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग आज के 1700 साल पहले हुआ था। मतलब 1700 साल पहले का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, अपने आप में एक सिर्फ कल्पना करने का विषय है। सिर्फ इसके बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ये जो सिकंदर दिख रहा है, बाउकेफला नामक घोड़े पर जो सवार आपको सिकंदर दिखाई दे रहा है, इस सिकंदर का जन्म कब और कहां पे हुआ और इसके माताजी का क्या नाम था, इसके पिताजी का क्या नाम था। तो ध्यान से देखिए, सिकंदर मकदुनिया, मेसिडोनिया भी इसको बोलते हैं। तो सिकंदर मकदुनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मेसिडोनिया या मकदुनिया के राजा थे। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व में? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ये राजा हैं मकदुनिया या मेसिडोनिया के। तो उन्हीं का पुत्र है जिसका नाम है सिकंदर, जिसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसी के बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो पिताजी का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आप लोग स्टार लगा करके नोट करेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न बन सकता है और आपको लिखने के लिए इसके बारे में आ सकता है, तो लिखना पड़ेगा। सिकंदर की मां का नाम था ओलंपियास। क्या नाम था? सिकंदर के मां का नाम था ओलंपियास। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कहीं कहीं पे ओलंपिया भी लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई के महीने में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई के महीने में हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? जुलाई के महीने में सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में उसी मकदुनिया में हुआ था, उसी मेसिडोनिया में हुआ था जहां पर उसके पिता फिलिप द्वितीय शासन करते थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बचपन से ही सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उसके अंदर बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रतिभा थी और विश्व विजय का स्वप्न देखता रहता था। दुनिया पर अधिकार करने का वो स्वप्न देखता रहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूनान के लोगों को दुनिया का सिर्फ 60% क्षेत्रफल के बारे में जानकारी ही था। मतलब वो 40% दुनिया के बारे में नहीं जानते थे कि और भी महाद्वीप है, और भी द्वीप है, और भी लोग रहते हैं। तो सिकंदर जितना क्षेत्र के बारे में जानता था, संपूर्ण क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए उसको विश्व विजेता कहते हैं। जबकि यूनान के लोगों को दुनिया का 60% जानकारी ही था, इसीलिए उसको विश्व विजेता कहा जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो 40% क्षेत्रफल के बारे में जानता ही नहीं था, इसीलिए उस 40% क्षेत्रफल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। अगर अभी आगे हम लोग समझेंगे, हम लोग देख पाएंगे सिकंदर भारत के भी संपूर्ण क्षेत्रफल पर अधिकार नहीं कर पाया था। उत्तर और पश्चिम से खैबर दर्रे के रास्ते से भारत पर आक्रमण करता है, हिंदकुश पर्वत को पार करता और सीधे तक्षशिला के रास्ते से पंजाब में प्रवेश कर जाता है। लेकिन पश्चिम में जो भारत में नदी बहती है ब्यास नदी, उस ब्यास नदी को उसकी सेना पार करने से इनकार कर देती है। तो ब्यास नदी के इधर पूरब का और दक्षिण का जो क्षेत्र है, जो भारत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर वह अधिकार नहीं कर पाता है। तो संपूर्ण रूप से तो भारत पर भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया था सिकंदर, लेकिन सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जितना क्षेत्रफल जानता था उस संपूर्ण क्षेत्रफल पर अधिकार किया था, लगभग अधिकार किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 336 ईसा पूर्व में उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय का हत्या उसके पूर्व अंगरक्षक के द्वारा किया गया। ठीक है, मतलब फिलिप द्वितीय के जो अंगरक्षक थे उन्हीं के द्वारा हत्या कर दिया गया। तब सिकंदर कितने वर्ष का था भाई? 20 वर्ष का। मात्र और मात्र 20 साल का था सिकंदर जब सिकंदर के पिताजी का मृत्यु हुआ था 336 ईसा पूर्व में। अतः अपने पिता के मृत्यु के पश्चात सिकंदर 336 ईसा पूर्व में मकदुनिया के सिंहासन पर बैठा। 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर मकदुनिया का राजा बना, मकदुनिया का शासक बना। आइए आगे हम लोग देखते हैं। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने विश्व विजय का स्वप्न साकार करने की चेष्टा प्रारंभ की। तो विश्व विजेता का सपना उसने साकार करना जब प्रारंभ किया तो शुरुआत कहां से किया? आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सिकंदर ने सबसे पहले किस पर विजय प्राप्त किया था, उसको हम लोग देखते हैं। उसने सर्वप्रथम यूनान के अनेक नगरों को जीता। मैं आप लोगों को बता दूं, यूनान का प्राचीन जो नाम था वो ग्रीस नाम था। यूनान का प्राचीन नाम क्या है भाई? प्राचीन नाम
ग्रीस था। इसको आप लोग याद रखेंगे, प्राचीन नाम क्या था? ग्रीस। ठीक है। और यह क्षेत्रफल वर्तमान के यूरोप महाद्वीप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं तो यूनान के अनेक नगरों पर, अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद मिस्र पर विजय प्राप्त किया। वही मिस्र जो जस्ट भूमध्य सागर के दक्षिण में है। जैसे ही स्वेज नहर से आगे बढ़ेंगे वैसे ही आप देखेंगे एशिया महाद्वीप के एकदम पश्चिम में, जैसे ही स्वेज नहर को आप पार करेंगे, जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप में आप इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तुरंत आपको मिलेगा मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा है और काहिरा नील नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। तो मिस्र पर अधिकार किया। मिस्र वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसको इजिप्ट बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूरब में वही मिस्र ही देश है जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। तो मिस्र पर अधिकार किया, इसको आप लोग याद रखेंगे। तथा फिर पश्चिमी एशिया पर अधिकार किया। पश्चिमी एशिया मतलब एशिया के जो पश्चिम वाले देश हैं, अगर आप समझ पाएंगे मानचित्र को, तो दक्षिण और पश्चिम के जो देश हैं वो गल्फ कंट्री है। जैसे आपका यमन हो गया, सबसे दक्षिण में अगर आप देखेंगे, पश्चिम दक्षिण में तो यमन है। यमन से थोड़ा से आप दक्षिण और पूरब में देखेंगे तो ओमान है। और यमन और ओमान के अगर ऊपर आप देखते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो पड़ोसी देश हैं उसकी संख्या टोटल 8 है, वो गल्फ कंट्री है। और उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा लाल सागर। और लाल सागर से जैसे ही आप पश्चिम में देखेंगे आपको अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक वहां पे जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेब। क्या नाम है उस जल संधि का? उसका नाम है, यहीं पे वो जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेब नाम है। क्या नाम है उसका? बाब अल मंदेब नाम है। बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ता है और एशिया के यमन देश और अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया देश को अलग करता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो पश्चिमी एशिया के जो देश हैं वो आपका हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा, और भी बहुत सारे देश हैं। तो उन सब देशों पर अधिकार किया था सिकंदर। और पश्चिमी एशिया पर अधिकार कर लिया। विजय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिकंदर 327 ईसा पूर्व में काबुल घाटी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात, काबुल कहां पे पड़ता है? वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की वर्तमान में राजधानी है काबुल। तो काबुल घाटी को विजित करने के पश्चात भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में मार्च माह में बिना किसी खास विरोध के भारत में प्रवेश किया। सिकंदर जब भारत में प्रवेश किया था, खैबर दर्रे से होकर के प्रवेश किया था और हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया था। उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन चल रहा था और राजा घनानंद शासन कर रहा था। यह कई बार पेपर में पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में
नंद वंश का शासन चल रहा था और राजा घनानंद शासन कर रहा था। किसका शासन था? घनानंद का शासन था। इसको आप लोग याद रखेंगे, राजा घनानंद का शासन चल रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसने शीघ्र ही सीमांत प्रदेश के कुछ राज्यों को बिना युद्ध किए ही अपने अधिकार में कर लिया तथा कुछ राज्यों पर युद्ध कर अधिकार किया। कुछ ऐसे राज्य थे जिसको युद्ध करके अधिकार किया, कुछ तो ऐसे ही आत्मसमर्पण कर दिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसने कुछ राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ राजाओं से युद्ध लड़ना पड़ा। अब किसने आत्मसमर्पण किया था, किन किन राजाओं से युद्ध लड़ना पड़ा था, एक एक करके हम लोग देखेंगे। थोड़ा से इस मानचित्र पर हम लोग अपना ध्यान लाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे है मैसिडोनिया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र, ये है आपका एशिया माइनर। ठीक है, ये देखिए अरबिया लिखा हुआ यहाँ पे, तो सऊदी अरब वगैरह यहीं पे है। ठीक है, और ये आपका मिस्र है, इजिप्ट। पहले तो यूनान के शहरों को, राज्यों को जीता, उसके बाद मिस्र पर अधिकार किया और उसके बाद पश्चिमी एशिया वाले देशों पर अधिकार किया। और उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे जो है ये आ करके भारत पर आक्रमण करता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत अभियान में सिकंदर को अग्रलिखित शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। किससे किससे संघर्ष करना पड़ा था सिकंदर को, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो राजा अंभी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा अंभी का नाम सिकंदर के आक्रमण में सबसे पहले आता है। तक्षशिला, वर्तमान में तक्षशिला कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, और तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसके आचार्य हुआ करते थे चाणक्य, कौटिल्य। इसमें अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते थे। यह विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला जो क्षेत्र था, यहीं के राजा थे जिसका नाम है राजा अंभी। और ये तक्षशिला का जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में पड़ता था। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में पड़ता था तक्षशिला, और तक्षशिला के राजा हुआ करते थे राजा अंभी। तो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो पहला मुकाबला तक्षशिला के राजा अंभी से हुआ था। सिकंदर से युद्ध के स्थान पर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब राजा अंभी ने अधीनता स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब यह है कि आत्मसमर्पण कर दिया। कहने का मतलब यह सिकंदर की सेना के सामने अपने घुटने को टेक दिया। यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार से राजा अंभी का इमेज लगा हुआ है। अंभी ने एक विशाल समारोह सिकंदर के लिए आयोजित किया तथा उसमें बहुमूल्य उपहार प्रदान किए। बहुत सारे उपहार दिए, बहुत सारा गिफ्ट सिकंदर को दिया। अंभी ने सिकंदर के विजय अभियान में भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कहने का मतलब यह है आत्मसमर्पण तो किया ही किया, साथ ही साथ में उसने सहयोग करने का भी वचन दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजा पोरस का जो क्षेत्र है वो झेलम नदी और ब्यास नदी, झेलम नदी और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो राजा पोरस का क्षेत्र था। राजा पोरस बहुत ही शक्तिशाली और प्रतिभावान शासक थे उस पश्चिम वाले क्षेत्र में। तो राजा अंभी ने जब आत्मसमर्पण कर दिया
तो जैसे सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है, अगला जो मुकाबला होता है वो पंजाब के राजा पोरस से होता है। इस वीर शासक को परास्त करने में सिकंदर को सर्वाधिक शक्ति एवं बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि अभी हमने बताया कि राजा पोरस बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। मतलब सिकंदर को हराने के लिए, सिकंदर राजा अम्भी को हराने के लिए बहुत ताकत लगाया, बहुत बुद्धि लगाया, तब जाकर के आप एक कह लीजिए कि सिकंदर बस विजय प्राप्त कर लिया। क्योंकि राजा पोरस के सामने भी बहुत समस्या थी। सिकंदर की जो पत्नी, उसका नाम है रुखसाना। जब रुखसाना को पता चलता है कि पश्चिमी भारत में राजा पोरस का शासन है, तो रुखसाना राजा पोरस के नाम से राखी भेजती है और संदेश भेजती है कि जो है आप वचन दीजिए कि आप हमारे पति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और उस वचन को स्वीकार करते हैं और वचन देते हैं और राखी का सम्मान करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से सिकंदर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी वजह से राजा पोरस को हरा पाता है सिकंदर। लेकिन फिर भी सिकंदर को बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ही बुद्धिमानी से सिकंदर राजा पोरस को हरा पाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पोरस की वीरता से सिकंदर इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उसके जीते हुए राज्य को वापस कर दिया और पोरस मित्रता कर लिया। राजा पोरस और सिकंदर के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। सिकंदर अपने विजयी अभियानों में राजा पोरस का सहयोग लिया। मतलब जो आगे उसने अभियान किया उसमें राजा पोरस का भी सहयोग लिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि एक जो है जाति होती है जिसका नाम है कठोई जाति। एक जाति होती है जिसका नाम है कठोई जाति। तो राजा पोरस से युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर जब अपना अभियान आगे बढ़ाता है तो कठोई जाति से युद्ध होता है और कठोई जाति ने अपने शौर्य वीरता से सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए। जिस प्रकार से राजा पोरस ने इतना आसानी से हार नहीं स्वीकार किया, उसी प्रकार से जो है कठोई जाति ने भी जो है बहुत ही वीरता और बहुत ही मजबूती से सिकंदर से युद्ध लड़े। परंतु ठीक समय पर पोरस ने सिकंदर की सहायता की। आप सोचिए, सिकंदर को सहायता लेनी पड़ी थी राजा पोरस से। अगर राजा पोरस सहायता ना करते तो शायद यहाँ पे सिकंदर को कुछ चूक का सामना करना पड़ता। लेकिन राजा पोरस के सहयोग से सिकंदर कठोई जाति को पराजित करता है। परिणाम स्वरूप सिकंदर ने कठोई जाति को परास्त करने में सफलता प्राप्त की, कठोई जाति को पराजित कर देता है। सिकंदर की सेना में विद्रोह। सिकंदर स्वभूति पर विजय प्राप्त करने के बाद जैसे ही ब्यास नदी के तट पर पहुंचा, क्योंकि कठोई जाति पर भी विजय प्राप्त कर लिया, राजा पोरस को भी पराजित किया, राजा अम्भी को भी पराजित किया। जैसे ही अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ा, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। कुछ किताबें बताती हैं कि सिकंदर की सेना भारत में बहुत ज्यादा दिन तक रुक गई थी, जिसके कारण वह वापस जाना चाहती थी अपने घर। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उस समय उत्तर भारत में घनानंद का शासन था और घनानंद की विशाल सेना को देख करके सिकंदर की सेना डर गई थी, जिसके कारण से सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है और वापस चली जाती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सिकंदर की सेना
ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है और वापस चली जाती है सिकंदर की सेना। इसको आप लोग, सिकंदर बहुत ज़्यादा अपनी सेना को, सेनापति को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ती है। सिकंदर के दो सेनापति थे, एक का नाम था जल सेनापति, एक का नाम था जल सेनापति। जल सेनापति का नाम है निर्याकस और एक था थल सेनापति। थल सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। इसको आप लोग याद रखेंगे। वैसे सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना जो दिखाया था, उस सिकंदर का ही गुरु था, जो बचपन का गुरु था, जिसका नाम है, जो एक दार्शनिक भी थे जिसका नाम था अरस्तु। तो याद रखेंगे सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु नाम था। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। और सुकरात के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। इसको आप लोग याद रखेंगे। सुकरात के गुरु का क्या नाम था? प्लूटो नाम था। तो ये तीनों का इस प्रकार से क्रम है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जो कि दार्शनिक था। अरस्तु के गुरु का नाम था सुकरात और सुकरात के गुरु का नाम था प्लूटो। इसको आप लोग याद रखेंगे। अरस्तु ही सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना दिखाया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिकंदर के दो सेनापति थे। जल सेनापति का नाम था निर्याकस और थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है और सिकंदर स्वदेश लौटने का निश्चय करता है, अपने देश लौटने का जो है निर्णय लेता है। सिकंदर की सेना लगभग भारत में 19 वर्षों तक रहती है। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना भारत से वापस लौट जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। सिकंदर स्वदेश वापस लौटता है 325 ईसा पूर्व में। और सिकंदर जब अपने देश वापस लौट रहा था, उस लौटने के क्रम में जो है बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन जहां पे हैंगिंग गार्डन है, जहां पे झूलता हुआ बगीचा है, जहां पे झूलती हुई मीनारें हैं, वहां बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। कब मृत्यु होती है? 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की सेना जब यहाँ भारत से वापस गई थी तो दो भागों में बट करके गई थी। एक थी जो है निर्याकस के नेतृत्व में गई थी, जिसकी अध्यक्षता निर्याकस ने किया था, जो जल मार्ग से गई थी। और एक दूसरी सेना गई थी सिकंदर के साथ में, और सिकंदर का जो सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के साथ में वापस गई थी। मार्ग में सिकंदर को तीव्र ज्वार आया, परंतु फिर भी वह मदिरा का सेवन करता रहा। मतलब तबीयत खराब होने के बावजूद भी सिकंदर मदिरा का सेवन करता रहा और 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, सिकंदर के भारत पर आक्रमण का प्रभाव 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम 3 पार्टों में बांट करके देख सकते हैं। सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा।
दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव कैसा रहा और सांस्कृतिक प्रभाव कैसा रहा, इन तीन पार्टों को हम लोगों को देखना है। ये जो है एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग लाइन बाय लाइन कॉपी पर नोट करते रहिए, ठीक है। और क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे तब हम जान पाएंगे कि हाँ आप लोग जो है क्लास को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और इसके आगे हम भूगोल वाला जो पोर्शन है सामाजिक अध्ययन में, जैसे ब्रह्मांड हो गया, उसके बाद सौरमंडल हो गया, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, जो है क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इसके आगे ही आपको क्लास मिलेगी भूगोल का जो सामाजिक अध्ययन का पोर्शन है आपके जो पहले सेमेस्टर में है। आगे हम लोग देखते हैं तो राजनीतिक प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव निम्नलिखित रूप से विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले आपसी फूट का प्रदर्शन। सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो राजनीतिक प्रभाव में क्या हुआ, आपसी राजाओं में क्या हुआ, भारतीय राजाओं में फूट हो गया। सिकंदर के आक्रमण से भारतीय राजाओं की आपसी फूट प्रदर्शित हुई। यहाँ के राजाओं ने एकजुट होकर सिकंदर की शक्ति का सामना नहीं किया, परिणाम स्वरूप सभी राजा परास्त हुए। भाई जब यूनिटी नहीं रहेगी, एकता नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से पराजय का सामना करना पड़ेगा। और सेम ऐसा ही हुआ, क्योंकि सभी राजाओं में एकता नहीं थी और एक एक करके सभी राजा पराजित होते गए। इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक सिकंदर के आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। इतिहास के समय निर्धारण में सहायता मिलती है जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजनीतिक एकता का अभाव। तत्कालीन उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस और अंभी के राज्यों में हो गया। जो उत्तर भारत के राज्य थे वो राजा पोरस और अंभी वाले क्षेत्र में उसका विलय हो गया, जिससे अब राज्य अपेक्षाकृत विस्तृत एवं राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे। यूनानी राज्यों की स्थापना। चौथा पॉइंट है यूनानी राज्यों की स्थापना। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। पांचवा पॉइंट है दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि के दोष का भली भांति ज्ञान हो गया, जिसे भविष्य में उन्होंने दूर भी किया। उसे यह भी ज्ञात हो गया था कि यदि सेना संख्या में कम भी हो, किंतु यदि वह अनुशासित एवं पारंगत हो तभी विजय लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण से भारतीय लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान भी प्राप्त किया और बहुत सारा अपने अंदर बदलाव भी किया, बहुत कुछ सीखा भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण से आर्थिक प्रभाव कैसा रहा वो निम्नलिखित है। नए मार्गों का ज्ञान हुआ, नए नए मार्ग की खोज हुआ। आक्रमण से अनेक व्यापारिक मार्ग खुल गए। मार्गों में एक जल मार्ग तथा 3 स्थल मार्ग भारत, ईरान आदि पश्चिमी देशों के मध्य थे। व्यापारिक दृष्टि से काबुल, बलूचिस्तान, सुल्तान दर्रा, जोडेसिया से होकर के जाने वाला स्थल मार्ग भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। व्यापार को प्रोत्साहन मिला। भारत और यूनान के बीच में व्यापारिक संबंध घनिष्ठ हुआ, अच्छा हुआ। भारत में गरम मसाले, हाथी दांत आदि वस्तु का निर्यात
यूनान से कन्याओं का आयात होने लगा और यहाँ से मसाले का, हाथी के दांत का निर्यात होने लगा, उधर से आयात होने लगा। मुद्रा पर प्रभाव, भारतीय मुद्रा भी यूनानी मुद्रा शैली से प्रभावित हुई। भारतीय दिनार मुद्रा का प्रारंभ यूनान की दूम अथवा दक्ष नामक मुद्रा शैली पर किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण के सांस्कृतिक प्रभाव निम्नलिखित है। भारतीय कला पर प्रभाव पड़ा, यूनानी शैली पर आधारित अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक मूर्तियां, भारत की भवन निर्माण कला भी यूनानी प्रभाव पड़ा, मतलब भवन निर्माण पर भी यूनानियों का प्रभाव पड़ा और जो है यूनानी शैली का अत्यंत विकास हुआ। यहाँ पे यूनानी कला के सम्मिश्रण से गंधार कला शैली का भी विकास हुआ। भाषा एवं साहित्य पर प्रभाव पड़ा, भाषा एवं साहित्य पर भी यूनानी प्रभाव पड़ा। अनेक यूनानी शब्द यथा पुस्तक, कलम, फलक, सुरंग आदि को संस्कृत भाषा में स्थान दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ज्योतिष पर प्रभाव, भारतीय ज्योतिष विद्या में पहले से ही बहुत उन्नति कर चुके थे, परंतु पॉलिश के लिए भारतीय ज्योतिष यूनानियों के ऋणी है। फिर भी भारतीयों ने राशि चक्र के विषय में बहुत कुछ सीखा। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत रोमक एवं पॉलिश के लिए भारतीय ज्योतिष यूनानियों के ऋणी हैं। चिकित्सा पर प्रभाव, चिकित्सा पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय औषधि विज्ञान एवं चिकित्सा पद्धति तथा यूनानी औषधि विज्ञान एवं चिकित्सा पद्धति में बहुत कुछ समानता मिलती है। अतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतीय एवं यूनानियों ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक दूसरे को प्रभावित किया। कहने का मतलब यह है कि अगर यूनानियों ने चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीयों को बहुत कुछ सिखाया, तो भारतीयों से भी यूनान के लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। तो दोस्तों, एक छोटी सी क्लास रही सिकंदर का भारत पर आक्रमण और उसके प्रभाव का। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के क्लास को देखते रहिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे आगे की क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।